अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का टारगेट सिंपल है। HTML एट्रीब्यूट्स जो भी मेनली उनके बारे में डिस्कस करना है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना है एंड बस तुम लोग को दिखाना है। जैसे कि यहाँ तुम देख सकते हो एक बेसिक कोड है, ठीक है। एक बेसिक कोड लिखा हुआ है। अब इधर यहाँ कुछ खास नहीं, पैराग्राफ, इमेज टैग, एंकर टैग, BR टैग एंड इनपुट टैग यूज हो रहा है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ही है, यहाँ हम लोग एलिमेंट्स नहीं देखेंगे या उन एलिमेंट्स के टारगेट देखेंगे। देखो ये वीडियो मुझे बनानी तो नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि एक दफ़ा इसको बना के तुम लोग को क्लियर कर दूं कि शॉर्टकट तरीका क्या है, यानी क्या मेन एट्रीब्यूट्स है जो तुम्हें याद होने चाहिए। उसके अलावा भी काफ़ी हैं, लेकिन ये ही मेनली तुम यूज़ करोगे। एंड अगर इसके अलावा तुम्हें लगता है कि कोई और एट्रीब्यूट मैंने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में तुम वो बता सकते हो। तो हम मेन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बेसिकली अगर हम इंट्रोडक्शन करें तो एक HTML एट्रीब्यूट क्या होता है। वो एक HTML एट्रीब्यूट तुम्हारे जो क्या कहते हैं एलिमेंट होता है ना, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बयान करता है, यानी उसको एडिशनल फीचर्स दे देता है। जैसे कि फॉर सपोज ये एक एंकर टैग है, हमें पता है कि एंकर टैग है। तो एक एंकर टैग के अंदर हमने विजिट यूट्यूब लिखा। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसमें एक लिंक है और इसका एक टारगेट एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। वो टारगेट एट्रीब्यूट कह रहा है कि आप जब भी क्लिक होगा इसके अंदर विजिट यूट्यूब पे, तो ऐसा होगा कि एक दूसरे पेज पे चला जाएगा। सही है, एक दूसरे पेज पे लिंक खुलेगी। ये एंकर टैग की वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया था, लेकिन इतना समझो कि एट्रीब्यूट्स आर समथिंग दैट एक्सप्लेन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर योर एलिमेंट्स। तो अब ऐसा करते हैं, मैं एक सिंपल सा ये बना लेता हूँ, एक पेज। इसके अंदर मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बयान करता हूँ। सबसे पहले तो हम, अच्छा आवाज़ खराब आ रही है तो माजरत चाहता हूँ, ज़रा बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट्स वाई। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एंकर। एंकर के अंदर हमारे पास HRF एक एट्रीब्यूट है, हमेशा याद रखना। HRF हमेशा एंकर के अंदर आएगा। और समझ लो इसके अंदर डॉट कॉम नाम का, h.com का एक लिंक है। तो ये HRF का तो हो गया, हमें पता चल गया। अब वाई वी यूज एट्रीब्यूट्स, चलो हमें पता चला कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन आम, ये तो मेरी अपनी एक डेफिनेशन है, वाई वी डू यू डू यूज एट्रीब्यूट्स। हमें पता है कि यार अगर हमें कोई लिंक कनेक्ट करनी हो, हमें ऐड करनी हो इमेजेस, हमें क्या पता स्टाइलिंग करनी हो, हमें आईडीज या क्लासेस देनी पड़े, हमें कंट्रोल बिहेवियर सेट करना पड़े या एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़े। देखो गाइस ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इनमें से काफी चीजें तुमने कर ली हैं। और आईडी एंड क्लासेस जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब तुम CSS करोगे। अभी भी इंपॉर्टेंट है, आईडी काफी बार यूज होगा HTML में, लेकिन क्लासेस जो है ना, ये ज्यादातर CSS में इस्तेमाल जरूर होता है। तो आज हम कुछ इन चीजों को देखेंगे। HRF का तुम्हें समझ आ गया, टू कनेक्ट द लिंक्स वी यूज HRF। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है SRC। SRC क्या किसके अंदर यूज होता है? इमेजेस के अंदर। तो ये इमेजेस है हमारी, इमेज के अंदर हमेशा एक SRC होता है। देखो अल्ट भी होता है, मैंने जैसे समझाया था, लेकिन मेनली हम SRC को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जैसे कि मैं लिख देता हूँ इमेज डॉट PNG, एक इमेज है मेरे पास डॉट PNG। और इस, अब ऐसा हो, क्या पता मेरी इमेज लोड ना हो, तो इमेज लोड ना हो तो मुझे डेवलपर को दिखना चाहिए ना कि अगर इस बंदे की इमेज लोड नहीं हुई। क्योंकि देखो मुझे यहाँ तो इमेज डॉट PNG है, वो इमेज क्या पता किसी डॉग की इमेज हो, किसी कैट की इमेज हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा एज अ डेवलपर कि यहाँ पर जो प्रीवियस डेवलपर ने जो मुझे अपना कोड दिया है, यहाँ पर कैट या डॉग की इमेज होनी चाहिए। तो इसलिए हम अल्ट में लिख देंगे कैट इमेज। तो अल्ट एंड एसआरसी का ये बड़े मजे का काम है। अब याद रखना, जब भी इमेज यूज होगी अल्ट यूज होना चाहिए, ताकि तुम एक प्रोफेशनल तरीके से ना कोड लिख सको। कल को तुम्हारे लिए आसानी रहेगी। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी फाइल के अंदर तुम्हारी इमेज हमेशा रहे, क्या पता तुम गलती से डिलीट कर दो। अगर डिलीट कर दोगे तो तुम्हें याद कैसे रहेगा यहाँ ये वाली इमेज है। तो अब हम आते हैं एक और एक मजे की चीज पे, इमेज के अंदर। अच्छा एट्रीब्यूट्स को सेट करने का एक तरीका ऐसे भी है कि तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। हाँ आमतौर पे तो हम इस तरह से नहीं करते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब यहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा कि दो अलग एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं। यहाँ एक तीसरा एट्रीब्यूट लिख के दिखाऊं। तीसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास हाइट। जो हमें पता है, हमें अगर इमेज की 20 पिक्सल्स हाइट सेट कर देते हैं और विथ विथ हम इसकी कर देते हैं 30 पिक्सल्स। तो हाइट एंड विथ भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अब देखो ये एट्रीब्यूट ज्यादातर यूज तो होता है इमेज में, लेकिन अब ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसको हम CSS में ज्यादा प्रेफर करेंगे इमेज की सेटिंग के लिए, हाइट एंड विथ। और जो अब एक और एक हमारे पास मजे का है, मजे का एक एट्रीब्यूट है जैसे कि टाइटल एट्रीब्यूट। अब तुम लोग टाइटल एट्रीब्यूट स्टाइल पे ये कैसे हो सकता है? हमने अगर हम तो जब इधर जाते हैं
तो यहाँ पर ऊपर जाके हेड के अंदर टाइटल है, टाइटल एक पूरा टैग है। नहीं गाइस, जो हमारे पास पैराग्राफ है ना, जिसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि इमेज के पास अल्ट है, वैसे ही हमारे पैराग्राफ के पास एक टाइटल एट्रीब्यूट है। टाइटल एट्रीब्यूट से मुराद के इट्स बायोपिक, समझो इट्स बायोपिक। मैंने इट्स बायोपिक क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर समझो, जो मैंने लॉडम करके था कि यहाँ समझ लो कि हमारे पास कायदे आजम की कोई बायोपिक लिखी हुई है। अब जो बंदा है वो शुरुआत से पढ़ने थोड़ी बैठ जाएगा कि अच्छा ये पूरा पढ़ने के बाद उसे समझ आए तो ये बायोपिक है कायदे आजम की। नहीं, वो बंदा पता है क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई मैं सीधा जब जाऊं ना, मैं इस पे जरा ये करूं, होवर करूं, तो मेरे पास लिखा आ जाए यहाँ पर कि इट्स बायोपिक, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये टाइटल का काम है सिंपल, कि बता देता है कि भाई ये पैराग्राफ है किसके लिए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर तुम पैराग्राफ्स ऐड कर रहे हो तो एक टाइटल भी ऐड कर दो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सही है ना? काफी, क्योंकि वेबसाइट बनाने की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। अब इसके अलावा अब हम आते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट्स पे। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो हम लोग HTML के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, यानी अपनी बॉडी के बाहर यूज कर सकते हैं। बॉडी के बाहर हम यूज कर सकते हैं क्लासेस एंड आईडीज को, फॉर मोस्टली CSS पर्पसेस। तो अब उसमें क्या आता है? और सपोज अगर मैं एक H1 नाम की हेडिंग देता हूँ, हेडिंग में लिखता हूँ, एक सेकेंड, Ctrl+Z, हेडिंग में लिखता हूँ मैं वेलकम। वेलकम मैंने दे दिया। तो CSS में मुझे अगर की सेटिंग करनी है तो मैं इसको एक आईडी दे सकता हूँ। आईडी दे सकता हूँ H1। इसके अंदर H1 भी लिख सकता हूँ या हेडिंग लिख सकता हूँ, मर्जी है। सही है ना? ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में सिलेक्शन प्रोसेसेस के लिए हम आईडी देते हैं, या CSS स्टाइलिंग के लिए, या लिंक्स जोड़ने के लिए। अब लिंक्स जोड़ने के लिए कैसे? मैंने, याद करो, लिंक वाले टॉपिक में एक चीज सिखाई थी कि अगर मैं यहाँ पर आईडी लिख देता, HRF में ना यहाँ आईडी लिख देता, क्या नाम है, हेडिंग। हेडिंग भी ऐसे नहीं, हैशटैग ये डालता, हेडिंग लिखता ना, तो अब मैं जब भी अपने एक सेमेंट पेज के ऊपर क्लिक करता, कि यहाँ पर मैं कोई भी एक चीज होती है, अगर मैं जब भी आई टैब क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा पेज स्क्रॉल डाउन होके ना इधर हेडिंग पे आ जाएगा। तो ये मैंने एंकर टैग की वीडियो में वैसे सिखा दिया था। अब देखो, काफी जो चीजें हैं वो चीजें तो पहले से ही हमें आती हैं। मैं इस वीडियो में यही मकसद है कि रिव्यू एक छोटा सा देना, दैट्स वाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाली है वीडियो। लेकिन इसका ये भी एक मकसद है कि तुमने ये वाले एट्रीब्यूट्स आ गए तो समझ लो चलो ठीक है। अगर तुम पुरानी चीजें HTML की भूल भी गए तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये हमेशा याद होने चाहिए तुम्हें। एंड इधर मैं कुछ भी डाल दिया, डॉट कॉम से ना। अब इसको छोड़ो, अब मैं आगे की चीज पे आते हैं। अब हेडिंग के बाद एक ऐसी चीज आती है जो मैंने शायद तुम्हें इतनी नहीं सिखाई। वो है कि तुम हेडिंग आईडी के अलावा ना क्लास भी दे सकते हो। अब पता है क्लास का क्या सीन है? क्लास भी CSS के अंदर यूज होती है, लेकिन एक मसला क्या है कि देखो जो आईडी होती है ना, अगर मैं वेलकम 1 है, ये सही ना, वेलकम 1 है और ये वेलकम 2 है, तो वेलकम 2 को ना तुम सेम आईडी हेडिंग नहीं दे सकते। यहाँ अभी क्लास लिखा हुआ है, लेकिन तुम वेलकम 2 को भी ना सेम आईडी, जैसे यहाँ हेडिंग है, यहाँ हेडिंग नहीं दे सकते थे अगर ये आईडी होती तो। देखो, दिखा के बताता हूँ। मतलब वेलकम 1 वेलकम 2 को सेम आईडी नहीं हो सकती, क्योंकि बिकॉज आईडी तो डिस्टिंक्ट होगी, लेकिन क्लास डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती। मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव सेम क्लास, बट नॉट मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव सेम आईडी। सही है ना? तो इसको अगर मैं हेडिंग 1 दे देता हूँ, तो अगर मेरे पास मल्टीपल भी एलिमेंट्स होंगे ना, ये वेलकम 1 हो गया, वेलकम 2, वेलकम 3, वेलकम 4, वेलकम 2, 3, 4 सबके पास हेडिंग 1 1 1 है, लेकिन वेलकम 1 के पास सिर्फ हेडिंग है। हाँ, तो बस ये सिचुएशन है, तो ये इनका सिंपल सीन है। अब एक मजे की चीज जो तुम लोगों ने शायद में दिखाई भी हो, वो है हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट। इसे कहते हैं इनलाइन CSS के लिए। ये इनलाइन CSS क्या होती है कि लाइन के ऊपर तुम CSS यूज कर रहे हो। कलर रेड कर दिया, और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम। अगर अब मैं अपने इस पे गया तो मैं देखता क्या हूँ, इसको रिफ्रेश करने के बाद पेज को, कि यहाँ देखो मेरी CSS इस्तेमाल हो गई, मेरा वेलकम रेड हो गया। तो ये इनलाइन CSS है, और प्रोफेशनल पर्पसेस ये मजे का नहीं है। ज्यादातर हम इनलाइन CSS ये सारी चीजें हम करते हैं किसमें, टेलविंड सीखते वक्त। तो अभी के लिए तुम्हारे काम का नहीं है ये इनलाइन CSS ना, प्रैक्टिस कर सकते हो अभी तुम इनलाइन CSS में, बट हम अगर इनलाइन से भी बेहतर है कि अगर हम इंटरनल CSS कर लें, और उससे भी बेहतर है कि हम एक्सटर्नल CSS कर लें। वो CSS वाले टॉपिक्स में पता चलेगा। अब टारगेट का बारे में क्या जानना है? देखो, जब भी हम HRF करते हैं तो जैसे कि हमारे पास SRC के साथ अल्ट यूज होता है, HRF के साथ तुम टारगेट भी इस्तेमाल कर सकते हो। टारगेट यानी ये कि अब जब भी मैं क्लिक करूंगा लिंक पर, तो एक अलग पेज ओपन होना चाहिए, मुझे अपने ही पेज पे चेंज ना हो लिंक। सही है ना? प्लेस होल्डर का तो तुम लोग जानते हो
कि अगर मैं इनपुट करता हूँ, हमेशा इनपुट के साथ अच्छा एक प्रैक्टिस है, जैसे लास्ट वीडियो में बताया, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हो और बता सकते हो कि भाई ये इस चीज का इनपुट है, ठीक है ना। यहाँ गए तो पता चल गया, अच्छा नेम के लिए ये भी एक मजे की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्लेस होल्डर के अलावा एक होता है वैल्यू। या तो तुम प्लेस होल्डर दे दो, या समझो कभी कभी होता है कि तुम कहते हो कि एक जगह पर अगर मैं ऐसे लिख दूं प्लेस होल्डर की जगह ना, मैं वैल्यू अगर चूज करूं, वैल्यू के अंदर मैं लिख दूं साइल। साइल लिखूं ना तो एक चीज देखना, मुझे अब इनपुट देने की जरूरत ही नहीं, ऑटो इनपुट हो गया। अब मैं इसको चेंज भी लेकिन कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी होता है कि कब ऐसे एक तरीका, एक सिनेरियो दिखाता हूँ। सिनेरियो ये है कि हमारा जो बंदा है वो कहता है कि ये जो भी बंदा अपनी आईडी बनाएगा ना उसका नेम साहिल लेना चाहिए। तो साहिल कैसे होगा कि भाई हम फ्रंट एंड पे ही लिख देंगे कि भाई ये जो हमारा इनपुट टैग है ना, इधर साहिल ही रहेगा, और आप कह रहे हो लेकिन बंदा अगर चेंजेस करना चाहे तो यहाँ एक और एक चीज हो सकती है जिसको कहते हैं डिसेबल्ड। अब ये देखो, अब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट अब मेरा जो भी बंदा अपनी आईडी बनाएगा ना वो अपना नेम साहिल ही रखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस वाले इनपुट को ना साहिल रखा और इसको डिसेबल कर दिया कि इसे कोई छेड़ ना पाए। तो यहाँ दो एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल हो गए। अब इसके अलावा अगर डिसेबल नहीं है, डिसेबल के अलावा एक और एक हमारे पास इनपुट में यूज होता है। जैसे कि अगर यहाँ इस वैल्यू और ये हटा दो, रिक्वायर्ड लिख दो। रिक्वायर्ड याद है क्या था? रिक्वायर्ड कह रहा था कि भाईजान तुम ये तुम एक सेकेंड रिफ्रेश करो। तुम ना ये खाली नहीं छोड़ सकते, ये खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ तुम्हें कुछ लिखना होगा। तो अगर मैं जब भी सबमिट करूंगा ना, अब सबमिट की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर ना क्या नाम है आएगा कि भाई ये खाली है ना, तो भाई तुम्हें रिक्वायर्ड है, इसे भरना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये भी एक मजे की चीज हो गई। अब इसके अलावा डिसेबल भी बता दिया। अब रीड ओनली भी एक मजे की चीज है। अलाउज यूजर टू रीड ओनली। जैसे कि देखो, अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि आप वैल्यू स्टाइल रख सकते हो, ये डिसेबल कर सकते हो। लेकिन इसका भी एक मजे का चीज दिखाऊं, ये एक एट्रीब्यूट के अंदर हो सकता है। एट्रीब्यूट के अंदर ऐसे कि तुम यहाँ लिख सकते हो रीड ओनली, और यहाँ साइड लिख दो। तो अब देखो क्या, एक सेकंड सॉरी, रीड ओनली करो और वैल्यूज ना साइल रखो। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर तो साइल था, डिसेबल था, कोई छेड़ नहीं सकता था। यहाँ मैंने साइल लिखा और रीड ओनली लिखा, तो फिर देखो क्या होता है। ये देखो, ये ज्यादा बेहतरीन नहीं लग रहा? ये लग भी रहा है कि हमारे ना इनपुट का पार्ट है। ये तो लगता ही नहीं कि ये वाला इनपुट का पार्ट है, क्योंकि ये लगता ही तो सबसे अलग है। यहाँ देखो, यहाँ हमें पता चलेगा कि मतलब ये वाला इनपुट ऑटोमेटिकली और हम इसको छेड़ नहीं सकते। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं हो गया? हाँ, ये ज्यादा बेहतर हो गया। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में आईडी क्लास आता है, टाइटल आता है। जैसे कि मैं लिख के बता देता हूँ कि भाईजान तुम्हारे पास ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या है। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर तुमसे कभी इंटरव्यू में सवाल, वैसे तो ज्यादातर भी सवाल नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो तुम बता सको कि ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या है। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स वो जो तुम बॉडी के बाद भी एक्सेस कर सको, वो होता है आईडी, वो होता है क्लास, वो होता है तुम्हारे पास स्टाइल, आई एम सॉरी स्टाइल। स्टाइल के अलावा क्या होता है? टाइटल। टाइटल के अलावा क्या होता है अपने पास? हिडन। अच्छा, हिडन भी एक एट्रीब्यूट है। हिडन क्या करता है कि अगर मैं इधर भी, जैसे अगर इधर लिख देता हूँ ना, इसके अंदर हिडन, इस वाले के अंदर हिडन, तो क्या होगा? गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? मैंने हिडन कर दिया वो। ये भी एक मजे की सीएसएस की प्रॉपर्टी, एक तरह से ज्यादातर ये सीएसएस में ही इस्तेमाल होता है, लेकिन एचटीएमएल में भी हमें प्रॉपर्टी हिडन दी हुई है। हिडन के अलावा लैंग। देखो, लैंग हो गया और टैब इंडेक्स हो गया ना। लैंग एंड टैब इंडेक्स ना हमारा ज्यादातर उसके अंदर यूज होता है एसईओस के लिए। अब वो भी मैं बताऊंगा क्यों। एसईओस क्या है, मेटा टैग्स क्या है। अब मैं एक सेकेंड, टैब इंडेक्स, एक चीज दिखाता हूँ। अगर मैं इधर गया तो ज्यादातर हमारे एचटीएमएल में यहाँ पर एसईओस यूज होते हैं। हेड के अंदर ना हम मेटा टैग यूज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मेटा, तो ये मेटा टैग्स होते हैं। इसके अंदर भी हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, ये सब लैंग, ये सब। तो ये सब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अगली वीडियो में मेटा टैग्स के बाद। तो अभी याद रखो, लैंग एंड टैब इंडेक्स जो है हमारे पास, ये भी एक ग्लोबल है, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बुलियन एट्रीब्यूट्स। अच्छा, बुलियन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास? बुलियन एट्रीब्यूट्स भी हमने पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिए हैं, पता है क्या है? अगर मैं बुलियन बुलियन एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट्स लिखूं और यहाँ पर ऐसा कर दूं, इसको ये कर दूं, तो फिर मैं ऐसे करने के बाद सीधा पता है बुलियन एट्रीब्यूट्स क्या है, लिस्ट ही दिखा देता हूँ। रिक्वायर्ड जो तुम लिखते थे ना, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एक बुलियन एट्रीब्यूट है। जिससे बिल्ड जो लिखते थे ये भी बुलियन है। रीड ओनली जो लिखते थे ये भी बुलियन है। अच्छा, बुलियन एट्रीब्यूट्स पता है क्या है, इन पे तुम कोई वैल्यू नहीं दे रहे। यानी यहाँ पे जैसे इन एट्रीब्यूट्स में तुम एक वैल्यू दे रहे हो ना, इनमें वैल्यू नहीं जा रही है, बस लिख रहे हो तुम। इनको कोई जरूरत नहीं है वैल्यू की, ठीक है ना। हाँ, अब चेक्ड हो गया तुम्हारे पास, सेलेक्टेड हो गया। ओके, सेलेक्टेड की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी, हाँ ऑटो। एंड ऑटो प्ले, ऑटो प्ले क्या है, ऑटो प्ले तुम लोगों ने पढ़ा होगा जब मैं तुम लोग को सिखा रहा था और वीडियो एंड ऑडियो वाले एट्रीब्यूट्स, तो वहां बताया होगा। आई फ्रेम्स का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो तब भी हम इसको जरा रिवीजन एक दफा कर लेंगे। अब सब हो गया बेसिकली। अब इसके जो सबसे मजे की चीज है वो है इसके नोट्स। इसके नोट्स एक दफा पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो, तो यहाँ वो सब है जो मैंने पढ़ाया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इस कोड, इसका मकसद था कोडिंग नहीं, बस तुम्हारे ना कुछ लॉजिक्स क्लियर करना। तो अगर तुम वीडियो में अब तक बने हुए हो तो मुबारक हो, तुम्हारे HTML के मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट के लॉजिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।